नमस्कार, मैं सजन पालमील एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में। और देखो, हमारे भारत के पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए वो चल रहे थे, जिसमें 1965 का युद्ध हमने कर लिया, 1971 का भी कर लिया। आज है जो 1999 में एक छोटा सा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको कारगिल युद्ध बोला जाता है। ठीक है ना, कौन सा युद्ध बोला जाता है? कारगिल युद्ध बोला जाता है। ठीक है, क्या था कारगिल युद्ध, कब हुआ, कैसे हुआ, कब खत्म हुआ, क्या इसके नतीजे हुए, इन सारी चीजों का जो आज अपने अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। कहां है कारगिल और क्या है कारगिल? ठीक है, तो देखो, जम्मू कश्मीर यानी कि भारत की उत्तर दिशा में, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ये पहाड़ियां है। देखो, ऐसा मानो कि ये कश्मीर की पहाड़ियां हैं। कारगिल कहां पड़ता है? पाकिस्तान की तरफ कश्मीर जो है, जिसको बोलते हैं गुलाम कश्मीर, गुलाम कश्मीर बोलते हैं जिसको। हमारी तरफ है वो आजाद कश्मीर है। ठीक है ना, तो गुलाम कश्मीर से भारत की तरफ 10 किलोमीटर, कितने? 10 किलोमीटर भारत के तरफ जो अंदर की तरफ है वो कारगिल जिला है, जम्मू कश्मीर में कारगिल जिला, कारगिल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, जिला है ये, कौन से स्टेट का? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। भारत की तरफ ये है, तो घुसपैठ कैसे हुई? ठीक है, तो देखो, जब बर्फबारी होती है ना जम्मू कश्मीर में, जब बर्फबारी होती है तो वहां जो पोस्ट वगैरह हैं उनको छोड़ के भारतीय सैनिक वो क्या है, नीचे की तरफ है, अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। और इस स्थिति का फायदा उठा के पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे उन्होंने क्या है, भारत में घुसपैठ करने की, कारगिल में टाइगर हिल्स जो चोटियां वगैरह, इनको क्या अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। और इस योजना को किसने बनाया? इसका मास्टर जो माइंड था वो पाकिस्तानी थल सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है ना, सेना अध्यक्ष था, बाद में इसके हाथ में सत्ता भी आ गई, इसने तख्ता पलट करके क्या है, सत्ता प्राप्त कर ली थी। नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे उनको पद से हटा दिया था इसने। ठीक है, तख्ता पलट यानी क्या होता है? तख्ता पलटे जब संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से अपदस्थ कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं तख्ता पलट। मुझे पता है आपके बिल्कुल समझ नहीं आई परिभाषा। यानी कि जैसे आज है पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में जो सरकार चुनी जाती है, मान लो प्रधानमंत्री चुना जाए, हमारे भारत में तो होता नहीं तख्ता पलट, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होता है। मान लो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, प्रधानमंत्री है, फिर कोई सेना, ठीक है, सेना उसको गैर संवैधानिक तरीके से, ठीक है, यानी कि बंदूक के बल पर क्या है, वहां से भागने को मजबूर कर दे या मार दे या हटा दे और सत्या हथियार ले, सत्ता है उसको क्या कर ले, अपने पास रख ले, उसको बोलते हैं तख्ता पलट। ठीक है, और कुछ नहीं है तख्ता पलट। तो पहले की जो सरकार थी वो संवैधानिक तरीके से चुनी हुई थी जनता द्वारा, बाद वाली गैर संवैधानिक तरीके से। ठीक है, पहले वाली सरकार को हटा दिया ना, इसको बोलते हैं तख्ता पलट। तो देखो, पाकिस्तान का एक सिस्टम है। पाकिस्तान में क्या होता है, जब जनरल होता है और वो रिटायरमेंट लेने वाला होता है, उसको पता है अब अपने क्या रिटायर होने वाले हैं, फौज की नौकरी अपनी पूरी होने वाली है, फिर अपने पेंशन पे जीवित रहेंगे, अपने को कौन जानता है। तो वो क्या करते हैं, फिर भारत के साथ बदमाशी करते हैं, भारत के साथ छेड़खानी करते हैं। जैसे भारत की सेना को तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं कहे, राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष को नहीं कहे, तब तक एक गोलियां भी नहीं चलाते, वो एक गोली भी नहीं चलाते। लेकिन पाकिस्तान वाले वो इंतजार नहीं करते, क्योंकि जो सरकार है उसको वो अपने से नीचा समझते हैं, संविधान को मतलब अपने जूतों के तले वो हमेशा रोंदते हैं। तो देखो, वहां पर जब कोई भी जनरल होता है उसको पता है अपने रिटायरमेंट होने वाले हैं और इसके बाद में अपना कुछ नहीं है, वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, भारत के साथ मतलब अपनी भाषा में कहें तो कुचरनी करी है ना। इसके बाद में उनको पता है कि भारत अपने को मुंह तोड़ जवाब देगा, अपने हारेंगे, पाकिस्तान वालों को पता है अपने हारेंगे, और हार का सारा जो डिंडोरा है वो किसके सर पर फूटेगा या किसके नाम लगेगा, प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री को अपने को हटाने का मौका मिल जाएगा और अपने सत्ता प्राप्त कर लेंगे। ये से होता है पाकिस्तान में। आप कभी देखना, एक बार सरकार है वो चुनी हुई आती है, फिर तख्ता पलट हो जाता है, फिर चुनी हुई आती है, फिर तख्ता पलट हो जाता है।
ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये जो मास्टरमाइंड था करगिल पर घुसपैठ करने का, वो कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ और 3 और अधिकारी थे, ठीक है ना। 4 मतलब आर्मी के अधिकारी थे जिन्होंने प्लान बनाया। भारत वालों को तो पता ही नहीं था कि करगिल में घुसपैठ भी हो रही है। करगिल की चोटियां, करगिल मैंने आपको बता दिया था जम्मू कश्मीर में है, भारत के उत्तर साइड में पड़ता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। होता क्या है कि एक चरवाहा, ठीक है, तारीख है 3 मई, 3 मई के दिन एक चरवाहा क्या होता है? भेड़ बकरियां चराने वाला, ठीक है, भेड़ बकरियां ये चराने वाले, इसको बोलते हैं चरवाहा। उसको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत में क्या है, करगिल में क्या कर रही है? घुसपैठ कर रही है, ठीक है, कुछ हलचल हो रही है करगिल की चोटी पर। उसको जब ऐसा लगा तो उसने भारतीय जो आर्मी है, भारतीय जो आर्मी का कैंप है, वहां पर उसने क्या दी? सूचना दी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वाले हैं वो क्या है, कारगिल की चोटी पर कब्जा कर रखे। और करगिल की चोटी बहुत ज्यादा ऊंची थी, बहुत ज्यादा ऊंची थी ये, ठीक है। ये पाकिस्तान के सैनिक करगिल की चोटी पर आकर डट गए। अब जब भारतीय सैनिकों को पता चला तो भारत की जो आर्मी है उसने 5 जो फौजी हैं उनको भेजा, पेट्रोलिंग के लिए भेजा के पता लगा के आओ कि वास्तव में ऐसा कुछ है। अब ये मतलब अनपढ़ है, इसको क्या पता कौन फौजी है कौन पाकिस्तान के है, ऐसे भी मतलब इसने कुछ देख लिया हो। तो जब वो 5 फौजी गए ना भारत के, तो उन 5 को पाकिस्तान वालों ने निर्ममता से मार दिया, ठीक है। निर्ममता का मतलब है किसी का नाक काट दिया मार के, किसी का कान काट दिया, किसी के आंखों में गर्म सरिये हैं वो डाल दिए, गला काट दिया, गला अपने पास रख लिया, अकेली जो मतलब गले के नीचे का जो शरीर का हिस्सा है वो भेज दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का कान रख लिया। इस प्रकार मतलब निर्ममता पूर्वक क्या है उन 500 सैनिकों को 5 मई के दिन, ये घटना कब की है? 5 मई की। 3 मई को तो गडरिये ने उसने चरवाहे ने देखा था, 5 मई को पेट्रोलिंग के लिए 5 मई को 5 सैनिक गए थे जिनको क्या है वहां पर फिर मार दिया गया। यहां से युद्ध का प्रारंभ होता है 3 मई से, ऐसे मान लो, ठीक है। युद्ध का आगाज हो जाता है, पता चल जाएगा वास्तव में क्या है, पाकिस्तान ने अपनी नापाक जो हरकतें वो जाहिर कर दी हैं, ठीक है। तो देखो करगिल जो चोटी है, करगिल जो चोटी है उसकी ऊंचाई थी 18,000 फीट। ऊंचाई कितनी इसकी? 18,000 फीट है, बहुत ज्यादा होती है 18,000 फीट, ठीक है ना। अपना जो एक कमरा होता है वो ऐसे मान लो नॉर्मल 10-11 फीट का होता है, तो 18,000 फीट देखो बहुत ज्यादा ऊंची होती है। यानी कि ऐसी स्थिति में थे पाकिस्तानी। और कितने सैनिक थे यहां पर? 1, 2, 5, 10 नहीं, पूरे 5,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 5,000 सैनिक करगिल की चोटी पर बैठ गए थे। स्थिति ये थी कि अगर नीचे से इनके गोली मारी जाए ना ऊपर, तो 5,000 फीट तक तो गोली भी नहीं जाती थी, न गोला जाता था तोप का, ठीक है। और ये अगर ऊपर से एक कंकर भी मार देना, छोटा सा कंकर, वो भी गोली की रफ्तार से आता था, गोली का काम कर जाता था। बहुत मुश्किल परिस्थिति हो गई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्थिति हो गई, जिसमें भारत के देखो बहुत ज्यादा जवान है वो इसमें शहीद हो गए थे, ठीक है। गोरखा जो रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, फिर उसने कमाल किया था यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने में वो सक्षम थी। तो देखो 5,000 सैनिक थे, ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर से इनको गोलियां चलानी कम पड़ रही थी, पत्थर ज्यादा फेंक रहे थे, पत्थर से भारतीयों को मार रहे थे वो लोग, और भारतीयों की गोलियां ऊपर नहीं जा रही थी। आई बात समझ में? तो देखो 5,000 सैनिक थे, कितनी ऊंचाई पर बैठे थे? 18,000 फीट इसमें ऊंचाई पर बैठे थे। इस युद्ध में 527 सैनिक मारे गए भारत के। कितने सैनिक मारे गए? 527। और 1,300 जो सैनिक है वो क्या हो गए भारत के? घायल हो गए, ठीक है। बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए थे, छोटा सा युद्ध था, इस दृष्टि से भारत के सैनिक कितने मारे गए? 527। और घायल कितने हो गए? 1,300। इसी के साथ जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो मारे गए 357 और घायल 665। ये किसने बताया कि हमारे 300 जो सैनिक हैं ये मारे गए हैं? ये बताया किसने? पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी आर्मी जो है ना उसने बताया कि हमारे मात्र कितने सैनिक मरे हैं? 357।
लेकिन जो भारतीय आर्मी की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार पाकिस्तान के करीब 1200 सैनिक मरे गए थे, और घायल पाकिस्तान ने क्या बताया, हमारे 665 घायल हुए और 357 मारे गए। सेना ने बताया कि 200 सैनिक तो ऐसे थे पाकिस्तान के जिनको हमने भारत में दफना दिया, उनकी लाश ही नहीं मिली, उनकी लाश ही नहीं भेजी पाकिस्तान में, ठीक है, उनके घर वालों को अंतिम दर्शन ही नहीं हुए। 200 सैनिकों की तो यह हालत थी कि उनको वहीं पे दफना दिया भारतीय हिस्से में, और ये कह रहे हैं कि मरे सिर्फ 357, कम से कम पाकिस्तान के 1200 सैनिक मरे। अब देखो ये कमाल किससे हुआ, ठीक है, बफोर्स तोप का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, बफोर्स तोप ने कमाल किया, जिसका गोला है क्या करगिल की पहाड़ियों तो गया। इसके अलावा जो अटैक हुआ था वो भारत के कौन कौन से हथियारों से हुआ था, कौन कौन से मतलब विमान थे जिन्होंने हमला किया और इस युद्ध को जीता, वो अभी बताता हूं। देखो मैं आपको इसी में ही तीन प्रकार के अपने पास विमान थे, मिग 17, ठीक है, कौन सा, मिग 17 और मिग 29। मिग क्या थे, ये विमान थे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने मिग 17 के बारे में उल्लेख कर लेते हैं। मिग 17 क्या था, ठीक है ना। मिग 17 देखो विमान था जिसके अंदर भारत के मतलब 4 जो सैनिक थे वो सवार थे, ठीक है। ऐसे देखो विमानों के नाम होते हैं, किसी का मिग 18 हो गया, किसी का मिग 22 हो गया, किसी का मिग 13 हो गया। तो देखो मिग जो 17 है इसने इस चोटी के ऊपर से मतलब उड़ान भरी और यहां पर बम वर्षा की, लेकिन दुर्भाग्यवंश है ये मिग 17 है दुर्घटना का शिकार हो गया। किसका, दुर्घटना का शिकार हो गया। और इसमें बैठे चारों के चारों जो जवान है, 4 जवान थे इसमें, वो क्या हो गए, शहीद हो गए। चारों जवान क्या हो गए, शहीद हो गए। क्या था ये, मिग 17 और R77, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R77, ठीक है ना। ये मिसाइल थी जिनका उपयोग किया गया, ठीक है। कौन सा, पहले मिग 17 और फिर उसके बाद में R77 इसका इस्तेमाल किया गया। R77 है इस, ये जो मिसाइलें हैं ये क्या है, पूरा इस जो चोटी है यहां तक पहुंचती थी, जिसने क्या है यहाँ की लगभग जो चौकियां थी उनको क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ये जो यहां पर चौकियां थी ना, टाइगर हिल, इन पर, ठीक है। अब देखो एक बार मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको। अब देखो यहां पर ये 5000 सैनिक बैठे हैं, इनको यहां ध्वस्त करने का काम किसने किया, इनको ध्वस्त करने का काम किया हमारे जो मिसाइल थी मिग, ये जो विमान थे मिग 27 और मिग 29, ठीक है। इन्होंने बम वर्षा की, ये जो मतलब जहाज थे, इन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बम बरसाए, जिसके कारण क्या है, इनकी चौकियां हैं जो कब्जा किए हुए, वो चौकियां क्या हो गई, ध्वस्त। भारत के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, भारत ने जो सबसे महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा किया था उसको बोलते हैं टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स, ठीक है ना। पचास 60 यानी 5060 और 5100 क्या है, ये पोस्ट के नाम थे, पोस्ट जिनको कब्जे में किसने कर रखा था, पोस्ट थी ये पाकिस्तानियों ने। ये पोस्ट जब भारत के हाथ लग गई, कौन कौन सी पोस्ट का क्या नाम है, 5060 है और 5100, तो पाकिस्तानी सेना की कमर एकदम टूट गई। और अंततः क्या है, डेट थी 26 जुलाई, 26 जुलाई, बात 1999 की हो रही है ये, ठीक है ना, सन 1999। देखो 1999 का युद्ध है तो 1999 की बात करेंगे।
26 जुलाई को भारतीय सेना ने करगिल की चोटी पर क्या है, तिरंगा फहरा दिया। ठीक है, विजय हासिल कर ली। बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करते हुए ये विजय हासिल हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को, 26 जुलाई को, ठीक है ना, यानी कि लगभग आज से 1 महीने 3 दिन बाद में 26 जुलाई आएगी। ठीक है, इस दिवस को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, क्या, कारगिल विजय दिवस, क्योंकि इस दिन भारत ने कारगिल में क्या है, विजय प्राप्त की थी। किस दिन है, 26 जुलाई को। और कोई भी देखो युद्ध होता है, उसमें फतेह करने के लिए, जीतने के लिए एक अभियान होता है। तो यहां पर जो अभियान चला था वो विजय अभियान, मिशन विजय था। करगिल पर विजय पाना कौन से मिशन के नाम से जाना जाता है, मिशन विजय। ठीक है, और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को, क्योंकि इस दिन भारतीय सेना ने कारगिल की जो लड़ाई है, एक छोटे से युद्ध हुआ था, ज्यादा समय तक नहीं चला, लगभग 3 महीने चला था ये। ठीक है ना, 3 मई को तो चला, 3 मई को शुरू, ठीक है, और 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। ठीक है, 26 जुलाई को क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। अब ये जो देखो युद्ध था ना, इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है, क्योंकि देखो इससे बड़ा युद्ध 1971 में भी हो गया था, 65 में भी हो गया, तो इसको सबसे भयानक युद्ध क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किसी भी युद्ध में इतने गोला बारूदों का उपयोग नहीं हुआ था जितना गोला बारूद का उपयोग इसमें हुआ। कैसे कैसे गोला बारूदों का इसमें देखो उपयोग हुआ, आपको बताता हूं। तोप, ठीक है ना, सर्वाधिक तोपों का इस्तेमाल इस युद्ध में हुआ, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, गोला बारूद है वो दागे गई। मिसाइलों का, छोटी से लेकर बड़ी मिसाइलों तक का इसमें क्या है, उपयोग हुआ। ठीक है, आधुनिक हथियार, गोला बारूद, इसके अलावा देखो मोर्टार, ठीक है, लगभग 300 मोर्टार का इसमें क्या हुआ, उपयोग। मोर्टार क्या होता है, देखो छोटी तोप भी बोल सकते हैं इसको अपने, जैसे तोप में गोला डाला जाता है फिर वो गोले को फेंकती है ना, वैसे एक पाइप नुमा, मतलब ये मोर्टार तोप का सही प्रतिरूप होती है, जिसमें लगभग 1 किलो वजन का, 1 केजी वजन का गोला डाला जाता है इसमें। जैसे ये मोर्टार है, ये है मोर्टार पाइप नुमा, इसमें गोला दाग दिया और ये गोला आगे जाके पड़ता है, ऐसा माना जाता है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई में ये गोला चला जाता है। मतलब अगर 1 किलोमीटर ऊंचा भी कोई है ना, तो वहां पर भी ये उस गोले को फेंक देती है, इसको बोलते हैं मोर्टार। तो इस युद्ध में लगभग कितनी मोर्टारों का उपयोग हुआ, 300। ठीक है, 300 मोर्टारों का उपयोग हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि ये इस सदी का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अगर कोई भयानक युद्ध हुआ है तो वो कौन सा, कारगिल, क्योंकि दोनों ही जो शक्तियां है ना वो परमाणु संपन्न हो चुकी थी इस समय। ये तो मतलब है पूरे वर्ल्ड की मानो, पूरे विश्व की किस्मत अच्छी मानो कि इस युद्ध में परमाणु का उपयोग नहीं हुआ, परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं हुआ। अगर बदकिस्मती से इस युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग हो जाता तो तीसरा युद्ध होता और जो पृथ्वी है, विश्व है, इसका क्या हो सकता था, विनाश भी हो सकता था। तो देखो मैंने आपको बताया 1965 का भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध, फिर 1971 बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान के साथ युद्ध, फिर 1999, इसके बाद में देखो युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, और जब 1999 का जो ये युद्ध था ना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, ये इस समय क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक, हथियारों की होड़ लग गई थी एक तरह से, 1999 की लड़ाई थी। ठीक है, भारत के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं वो पाकिस्तान के साथ ये 3 हैं, जिनमें तीनों में क्या है, भारत जीता था। 1965 में भी, 1971 में भी, 1999 में। एक युद्ध भारत का 1962 में चीन के साथ हुआ था, जिसमें भारत है,
उसको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय जो भारत है नया नया स्वतंत्र हुआ था, अविकसित देश था, भारत के पास इतने हथियार वगैरह थे नहीं चीनी सैनिकों की तुलना में। तो इस युद्ध में भारत को क्या पराजय का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन उसके बाद में लगातार जो 3 युद्ध, इसके अलावा 1947-48 की जो पाकिस्तान के साथ एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, उसमें भी क्या है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से आज भी देखो बाज नहीं आ रहा, घुसपैठ करना, सैनिकों को अगवा कर लेना, ठीक है, उनकी दुर्दशा करना, गोलीबारी चलाना, सीज फायर का उल्लंघन करना, इस प्रकार की हरकतें करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके विरोध में या इसके प्रतिरूप में कई बार भारतीय जो सेना है उसको सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मतलब गतिविधियों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। और पाकिस्तान की सबसे खासियत बात यह है कि पाकिस्तान के कितने भी सैनिक मर जाओ, वो बताते नहीं भी हमारे मर गए इतने, वो कहते हैं हमारे तो मरे ही नहीं। तो देखो ये हो गए। इसके बाद में देखो ऐसा नहीं है कि ये युद्ध हुए तो भारत और पाकिस्तान एकदम दुश्मनी तन गई दोनों देशों की। इसके बाद में भी देखो वार्ताओं का दौर शामिल रहा, वार्ताओं का दौरे चलता रहा, दोनों देशों के बीच में शांति और समझौते होते रहे। लेकिन हमेशा क्या है, उन सभी चीजों को विफल करने का जो कार्य है वो पाकिस्तान ने ही किया है। एक तरफ से भारत से हाथ मिलाता है पाकिस्तान, और दूसरी तरफ से करगिल जैसी ये घटनाएं चोटियों पे मतलब कब्जा कर रहा है, ठीक है। अब प्रमुख जो शांति और समझौते हुए हैं और नई सरकार की पाकिस्तान के साथ क्या नीति है, थोड़ा सा उसके बारे में भी इस वीडियो में अपने देखते हैं। अब देखो पाकिस्तान है वो भारत में देखो हमेशा क्या करता रहता है, आतंकवाद प्रसारित करता रहता है। जब दोनों देशों में ऐसा लगे कि अब क्या शांति और समझौता होने वाला है, तभी या तो पाकिस्तान में बम विस्फोट हो जाता है या भारत में, ठीक है। एक जगह तो जरूर क्या है मतलब आग और जो गोला बारूद है उनका प्रयोग होता है। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले 1880 और 90 के दशक में अमेरिका और चीन से हथियार खरीदे, ठीक है। पाकिस्तान ने 1880 और 90 तक पाकिस्तान ने हथियार किससे खरीदे, अमेरिका व चीन। आज भी पाकिस्तान को यही देश हथियार दे रहे हैं, दोनों देश ही। कौन है, अमेरिका और चीन। किस लिए, भारत किसके विरोध में हथियार खरीदे, भारत। लेकिन कहा नहीं गया इसने, अमेरिका ने कहा है, मतलब चीन है और अमेरिका, इन दोनों का दुश्मन एक ही था। चीन का और अमेरिका का दुश्मन कौन है, सोवियत संघ या रूस, सोवियत रूस, ठीक है ना। इसके प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान इसका प्रसार रोकेगा, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को है वो हथियार प्रदान कर दिए। F-15 और F-16 मिसाइलें, ये मिसाइल थी, कोई सूत्र नहीं है गणित का, ये मिसाइल हैं F-15 और F-16, जो किसने दी, अमेरिका ने दी थी। किसको, पाकिस्तान को। किसके लिए, सोवियत संघ के लिए या सोवियत रूस के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दिन पहले भी मैं बता चुका हूं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनातनी थी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान है उसने वो सारे के सारे हथियार है वो किसके विरुद्ध मतलब उपयोग करने की साजिश बनाई, भारत के। क्योंकि पाकिस्तान और सोवियत संघ का तो कुछ है ही नहीं लेना देना, पाकिस्तान का लेना देना किसे है, भारत। किसे, भारत। और भारत का मित्र देश है सोवियत रूस। आई बात समझ, इस प्रकार मतलब ये तीन तो एक गुट में कौन कौन है, पाकिस्तान, ये है गुट देखो, पाक, अमेरिका और चीन, ठीक है। और इनके विरोध में जो देखो रूस, भारत और प्लस रूस, ये दोनों मित्र देश हैं। पाकिस्तान की नहीं बनती भारत के साथ, उसी प्रकार अमेरिका और चीन की रूस के साथ नहीं बनती, क्योंकि चीन और रूस के बीच में तो एक छोटा सा युद्ध हुआ भी हुआ है एक भू क्षेत्र पर। क्योंकि ये जो चीन है ना, इसका विस्तारवादी रवैया है, ये दूसरे देशों की जो जमीन है उस पर कब्जा करने में बहुत ज्यादा मतलब महारत हासिल है इसको, इसकी आदत है। जैसे अभी देखो भारत की जो भू क्षेत्र है उस पर भी इसने क्या कब्जा कर रखा है। अभी देखो तनाव चल रहा है, हमारे फौजी हैं, 20 जवान भी शहीद हो गए उसके चक्कर में। तो चीन है ये सदा ही क्या है, ऐसे रहा है। जबकि भारत है वो सबसे बड़ा इसका ग्राहक देश है, फिर भी मतलब उस चीज को भी ध्यान में नहीं रखता। अमेरिका है, अमेरिका सोच रही है कि रूस कहीं मेरे से ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। उस समय की बात है, आज नहीं, उस समय 80-90 के दशक में।
तो अमेरिका इसको गिराना चाहता था, तो इसके विरोध में अमेरिका ने क्या है, पाकिस्तान को क्या किया, हथियार आयात किए। ठीक है ना। तो देखो ये वाला सिस्टम बैठा है, लेकिन अमेरिका और चीन हथियार तो दे रहा है पाकिस्तान को रूस के खिलाफ, लेकिन वो हथियार महंगे हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान उनका उपयोग किसके ऊपर कर रहा है, भारत के ऊपर कर रहा है। तो सबसे पहला कारण यही है। ठीक है, किस चीज का, तनाव का। अब देखो घटना है 26 मई 2014। 26 मई 2014 भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकलकर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गई, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने वाले थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने देखा कि ठीक है, अपने एक काम करते हैं। इस दिन नरेंद्र मोदी को 26 मई 2014 को शपथ लेनी थी, तो इन्होंने पाकिस्तान जो है, उनके जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, सॉरी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, क्या नाम है, नवाज शरीफ। ठीक है, इनको न्योता दिया कि आप भी क्या है, हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। इनका मानना था कि इसके साथ अगर बातचीत हो जाएगी ना नवाज शरीफ के साथ, तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो क्या है, मधुर हो सकते हैं। नवाज शरीफ आना भी चाहता था, लेकिन जो हुर्रियत नेता थे पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। धमकी दे दी, अगर तू जाएगा तो पीछे से पाकिस्तान को जला देंगे हम, या फिर देख लेना जिम्मेदार कौन रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो नहीं आए भारतीय। फिर देखो डेट आती है 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014। ठीक है, ये डेट बहुत ही मशहूर है। एक तो इस दिन क्रिसमस डे होता है, ईसाइयों का त्योहार है ना, क्रिसमस डे। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। उधर से नवाज शरीफ का जन्मदिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी इसी दिन क्या है, जन्मदिन आता है 25 दिसंबर 2014 को। तो नवाज शरीफ का जन्मदिन था, एक तो उस चीज की पार्टी थी, और एक नवाज शरीफ की जो नातिन थी उसकी सगाई का प्रोग्राम था पाकिस्तान में। तो भारतीय प्रधानमंत्री अचानक क्या है, लाहौर पहुंच गए। ठीक है, बिना बुलाए बिना बताए सीधे क्या है, लाहौर पहुंच गए। तो देखो तारीख क्या थी, 25 दिसंबर। 26 तारीख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 26 मई को बुलाया था, नहीं आए। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को बिना बताए क्या है, कहां पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, इनकी नातिन को आशीर्वाद देने और इनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए। ठीक है, सब पूरे देश को ऐसा लगा कि अब क्या है, कोई ना कोई हल निकलेगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री हैं, वो आपस में मिले हैं और बढ़िया संबंध बन जाएंगे, और बढ़िया क्या है, दोनों देशों की तरफ से आवागमन हो सकेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। तारीख थी 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी मैंने आपको बताया था, दोनों देशों की जब भी मीटिंग होती है तो किधर ना किधर तो क्या है, बम विस्फोट होता ही है। तो पठानकोट में क्या हुआ, हमला हुआ, बम विस्फोट हुआ, जिसमें भारी नुकसान हुआ। ठीक है, और जो शांति वार्ता चलती दिख रही थी, ऐसे लगा था कि गाड़ी है वो पटरी पे आ रही है, धीरे धीरे दोनों देशों के संबंध मधुर हो जाएंगे। उनको गहरा झटका लगा, और दोनों ही देशों ने क्या है, वार्ता है, दोनों देशों की बेनतीजा रही, और दोनों देश वापस एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन हो गए। क्योंकि पाकिस्तान है, यही इन आतंकवादियों का क्या है, शरणदाता है। पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बोला जाता है। विश्व के जितने प्रसिद्ध आतंकवादी हैं, सबका घर है पाकिस्तान। ठीक है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, खैर अभी तो मर गया हो, या कोई भी आतंकवादी संगठन है, जब भी भारत है उनको पकड़ने की या मारने की कोशिश करता है, तो वो कहाँ आके छुप जाते हैं, पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं। और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान का काम क्या है, कश्मीर में, ठीक है ना, जो आज़ाद कश्मीर है उसमें पाकिस्तान है, वो भारतीय जो नवयुवक हैं उनको दिग्भ्रमित करके, ठीक है, और उनका माइंड वॉश करके उनको आतंकी ट्रेनिंग देता है, और यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं, और सीमा पार से घुसपैठ भी करवाता है भारत में। ठीक है, सबसे बड़ी भारत की समस्या यही है। भारतीय, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो मीडिया है
वो भी क्या है, भारतीय कश्मीर के जो नौजवान उनको भड़काती है, उनको इतना प्रचारित करती है भी भारतीय फौजी हैं वो यहाँ के लोगों को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस प्रकार की है। तो एक नफरत के जो भावना वो लोगों में पैदा करती है मीडिया भी। तो यहाँ पठानकोट हमले के साथ ही क्या है, दूसरी जो ऐसे दिख रही थी कि अब भारत पाकिस्तान है उनके संबंध सुधर जाएंगे, वो भी क्या हुआ, समाप्त से हो गई। अब देखो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी नीति अपनाई, भारत का सख्त रवैया। ठीक है, 26 जनवरी को भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ठीक है, 2015 में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अब बात तो होगी पाकिस्तान के साथ, लेकिन इस कश्मीर के लिए नहीं, गुलाम कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में है वो और लेंगे, यानी कि ये कश्मीर तो देंगे ही नहीं। ठीक है, ये तो देना ही नहीं है कश्मीर। पहले तो बातचीत किसके लिए हो रही थी, इस कश्मीर के लिए। अब कहा कि इस कश्मीर की कोई बात नहीं होगी, अब बात होगी तो कौन से कश्मीर की, जो पाकिस्तान ने अपने अधिग्रहण में कर रखा है, अधिग्रहित कर रखा है, उस कश्मीर के बारे में बातें होगी। ठीक है, तो ये देखो सारे के सारे जो समस्याएं हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त जल विवाद भी है कुछ, ठीक है, सीमा विवाद तो है ही। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जो है इनके मध्य की ये जो सीमा रेखा है ना, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ, क्योंकि जो अंग्रेजी अधिकारी था रेड क्लिफ, उसने इस सीमा का निर्धारण किया था। उसी प्रकार भारत और चीन के बीच की जो ये रेखा है ना, सीमा रेखा, इसको बोलते हैं मैकमोहन। मैकमोहन, जो अंग्रेज अधिकारी इन रेखाओं का निर्धारण करता था, उसी अंग्रेजी अधिकारी के नाम से रेखाएं पड़ गई। एक नंबर का प्रश्न आता है बहुत बार है कि भारत पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ। और भारत चीन के बीच की जो रेखा उसको किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भारत के और चीन के जो विवाद है वो तो देखो ताजा विवाद भी आपको पता ही है। ठीक है, 2019 में भारतीय जो सीआरपीएफ के कैंप है उसके ऊपर हमला किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत के काफी जो जवान है वो क्या है, उनको उड़ा दिया गया था आरडीएक्स से। तो इस प्रकार की जो घटिया हरकतें हैं वो किसके द्वारा की जाती है, समय समय पर चीन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। चीन भी करता है लेकिन पाकिस्तान के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो लगभग अपना जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, हमारा जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है, भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन के बारे में जो हमारा टॉपिक था वो। ठीक है ना, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी, जिससे आप याद कर सकते हो कि पाकिस्तान के साथ लगे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं, मतलब पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनके लिए एक ट्रिक है। देखो ट्रिक यही है कि पाकिस्तान में पंगु राज है, पंगु राज है, यानी ट्रिक है पंगु राज। पंगु क्या होता है, विकलांग। ठीक है ना, पंगु क्या होता है, विकलांग, यानी कि पाकिस्तान में कैसा राज है, विकलांग राज है। देखो हकीकत भी है, पाकिस्तान में विकलांग ही राज है, राज चल रहा ही नहीं है, इसका मतलब विकलांग ही है, चलता कौन नहीं है, जो विकलांग होता है वही। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या है, पंगु राज। अब पंगु राज के लिए अपने देखो कौन कौन से पंगु राज। ठीक है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। तो ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ टच हैं, उनकी ट्रिक है पंगु राज, यानी कि पाकिस्तान में कैसा राज है, पंगु राज है। इस प्रकार की और भी जो ट्रिक वगैरह है वो आगे आने वाले जो वीडियो आएंगे ना, जो कोचिंग वाले बच्चों के लिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा, ये तो अभी 12वीं क्लास के लिए और कोचिंग के लिए भी है, लेकिन प्योर जो कोचिंग के वीडियो बनेंगे आगे आने वाले समय में, उनमें बताऊंगा ट्रिक के हिसाब से मैं आपको। ठीक है, अभी भी ये देखो कोचिंग वालों को भी फायदा मिलेगा, 12वीं क्लास वालों को तो मिल रहा है, क्योंकि कोचिंग उनमें क्या है, जो 12वीं क्लास में है वही आगे थोड़ा विस्तार से है।
तो देखो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये 4 राज्य कौन से हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लग रहे हैं, ठीक है। अब इनके अलग अलग जिले हैं, वो तो आप देखो आपके सिलेबस में भी नहीं है, बाकी बाद में मैं बता दूंगा कौन कौन से जिले लगते हैं इनके, ठीक है। तो देखो आपको जितना भी होमवर्क दिया जाए वो आपको करना है। होमवर्क किया हुआ है अगर आपका तो आप इसको अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि समय आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। क्या सिस्टम होगा स्कूलों का कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो इसको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ याद कीजिए और डेली वीडियो देखिए। जिसने जो नया वीडियो देखने लगा, कई बच्चे देखो ऐसे हैं शुरू में तो उनके मन में ये था कि स्कूल में सर अपने आप करवा देंगे, अपने क्यों माथा फोड़ी करें, छुट्टियों में छुट्टियों का आनंद लेते हैं। 5-7 जो बच्चे थे कुछ उनके मन में था, बाकी तो देखो सारे बच्चे वो वीडियो देखते हैं। हम यहाँ पर आपके मोबाइल की डिटेल है वो दिख जाती है, किसने वीडियो देखा है, कितने मिनट देखा है, नहीं देखा, ठीक है ना। लेकिन कुछ 5-7 बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अपने को तो टीचर अपने आप करवा देंगे, उनकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। भाई टीचरों को टाइम मिलेगा तभी तो करवाएंगे ना आगे। जिस प्रकार कोरोना महामारी फैल रही है, हो सकता है कितने दिन आगे स्कूलों की छुट्टियां और रह जाएं। तो अब थोड़ा थोड़ा साथ में इन चीजों को आप देख लोगे, याद कर लोगे ना। 5-7 बच्चों के तो मेरे पास मतलब मैसेज आए थे कि सर हमने आपने जो पहली जो बुक है उसके नोट्स करवाए थे वो हमने पूरे कर लिए, हमको और दो। 15 पार्ट जो करवाए थे उन्होंने पूरे कर लिए, 15-16, ठीक है। 2-4 बच्चे हैं ऐसे, तो उनको मैंने कहा दूसरी जो बुक है वो भी क्या है आपको, या जो नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, या PDF मोबाइल पे आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अकेले वीडियो देखने से काम नहीं होगा। आप जो ये वीडियो देखते हो, पॉइंट देखते हो ना, उस पहले देखो उसको, उसके बाद में नोट्स पढ़ो, ठीक। फिर नोट्स में जो समझ नहीं आता दोबारा वीडियो देखो, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। दूसरा, वीडियो देखने के बाद आपके पास देखो 2 ही आर्ट के जो बच्चे हैं उनके पास 2 ही वीडियो आ रहे हैं, भूगोल का रोजाना आ रहा है और पॉलिटिकल का एक दिन छोड़ के एक दिन। तो जब आपका वीडियो क्लियर हो जाए, पूरा हो जाए, देख लो, उसके बाद में मोबाइल को छोड़ दो, मोबाइल का ज्यादा उपयोग मत करो, ठीक है ना। वरना ये क्या है आपके मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, सभी चीजों के लिए देखो घातक है। आप अपने घर वालों को, जिसका मोबाइल है, पापा का है, मम्मी का है, बड़े भाई का, उसको वापस दे दो। ये सिर्फ वीडियो देखना है, इसके अलावा आपको मोबाइल में कुछ भी नहीं देखना। मोबाइल से दूरी बना के रखो, ठीक है। अगले वीडियो में भारत के चीन के साथ कैसे संबंध है उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। भारत के नेपाल के साथ कैसे संबंध है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।